आज 28 जुलाई और टू दी पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है। कल जैसे फ्रंट पेज पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बाद में एक चीज़ अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, सपोज करके चलते आपको क्वेश्चन आ गया मेंस का कि भाई जो रुपीज़ वीक हो रहा है उसकी इम्प्लीकेशंस या फिर उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, उसके लिए 6 या 7 पॉइंट आपके पास अगर तो है फिर तो बहुत बढ़िया बात है। देखो मैं बार बार बोलता होता हूँ कि डू नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दी न्यूज़पेपर रीडिंग। उसका रीज़न क्या रहता है, कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जैसे बहुत ज़्यादा वो डेवलपमेंट नहीं होती, धीरे धीरे करके डेली आती रहती है, उसको छोड़ दो। कोई ऐसी न्यूज़ है जिसके लिए आपके पास ऑलरेडी 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स या फिर 500 वर्ड्स हैं, छोड़ दो भाई उसको, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको प्रॉपर तरीके से पता हो कि भाई 5 पॉइंट ये लिख रहे हैं, 6 पॉइंट वो लिख रहे हैं, वो आज एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई हुई है न्यूज़पेपर में, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, प्रीलिम्स का 2013 का, और इसी चीज से रिलेटेड मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? ठीक है। नंबर 1 फॉरेन करेंसी एसेट, एसडीआर एंड लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। नंबर 2 foreign currency assets, gold holdings of the RBI, SDR. Number 3 foreign currency assets, loans from the World Bank, SDR. Number 4 foreign currency asset, gold holdings of the RBI and loans from the गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक। तो ये चारों में से आपने एक आंसर सही वाला बताना है कमेंट सेक्शन में। जैसे जैसे बोल रहे होते वैसे वैसे बता दिया करो, है ना। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो पहली न्यूज़ है जो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे वे से। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ना, पीएमएलए। पीएमएलए का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मुझे लगता है हमने जो ईडी मैंने आपके साथ यहाँ पे, मतलब नॉट इन एनी क्लास, किसी और एकेडमी में, XYZ एकेडमी में तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैंने ईडी आपके साथ यहाँ पे अपने एनालिसिस में मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 5-6 बार डिस्कस कर दिया होगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता क्या है, तो उसमें एक मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से एक्ट्स के अंदर उसके पास पावर है। जैसे फेमा हो गया, पीएमएलए हो गया, ठीक है, कॉफी पोसा हो गया, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट हो गया। तो जो पीएमएलए है वहां पे देखा जा रहा था, अभी आपको पता ही कि केसेस चल ही रहे हैं और ईडी के कहीं पे भी जाके वो जो स्ट्राइक है वो कर देती है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास लोग गए कि जो पीएमएलए है उसकी जो रेंज है वो अमेंडमेंट हुई थी, उसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है। पहले तो वो रेंज हम पढ़ेंगे भी, क्या क्या चीजें इंक्रीज की, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा जो बैकग्राउंड हमें पढ़ना होता है जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि भाई सही पावर है, इसमें कुछ भी ज्यादा या फिर कम करने वाली बात ही नहीं है, ये सही पावर है। क्यों, उसका रीजन भी दिया। कहते जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना वो एक हेनस क्राइम है, जैसे कि टेररिज्म है, वो एक तरह का क्राइम हो जाता है। सेक्शन 3 मैं आपको बता दूं डिफाइन करता है मनी लॉन्ड्रिंग को। बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 24 में लिखा हो। सेक्शन 5 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू स्टे, मतलब ये चीज को आपने क्या कर दिया, अब क्लीन चिट दे दी कि जो ईडी अगर कुछ कर रहा है पीएमएलए के अंडर वो सही है, वो गलत नहीं है। पहली चीज तो आपने ये एक अच्छे वे से समझना है। सेकेंड चीज यहां पे हमने और क्या समझना है कि पीएमएलए होता क्या है। देखो सबसे पहली चीज, चलो पहले तो हम ये बताते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। अब मनी लॉन्ड्रिंग को समझने के लिए आप ना ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप हो, ठीक है, गुंडे टाइप हो आप, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आर्म्स की स्मगलिंग, ये वो फलान ढुंगाना चीजें कर रहे हो, ठीक है, नहीं कर रहे लेकिन चलो मान लेते हैं कि ये चीजें कर रहे हो। अब सपोज कि आपको आर्म्स स्मगलिंग हो रही है, अब आर्म्स आपने किसी को बेच दिया और आपको पैसे आएंगे, तो आप ये तो बोलोगे नहीं कि भाई मेरे अकाउंट में जमा करवाते हैं ना, ऑब्वियस सी चीज है, तो बनती नहीं, तुक नहीं बनेगी। तो आपके पास जो मनी आ रही है, आप ये गंदे काम कर रहे हो, डर्टी काम कर रहे हो, क्योंकि डर्टी काम का मतलब कि भाई जो लीगलाइज्ड ही नहीं है ना, तो स्मगलिंग कर रहे हो, ड्रग्स बेच रहे हो, बच्चे बुच्चे इधर उधर बेचते जा रहे हो, है ना, गंदे हो। तो ये जो मनी आपके पास आई है तो ये डर्टी मनी है। डर्टी मनी को, मतलब जैसे हमारे डर्टी कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े होते हैं, उसको हम क्या करवाते हैं, लॉन्डर करवाते हैं, उसी तरह से साफ करवाते हैं मतलब। तो ये डर्टी मनी को आपने क्या करवाना है, साफ करवाना है, लॉन्डर करवाना है। इसी को हम क्या बोलते हैं प्यार से, मनी लॉन्ड्रिंग। और यही सेम चीज इतने बड़े
पैराग्राफ में दे रखी है इन्होंने। कहते जी मनी आ गई आपके पास, ये देखो प्रोसेस है, मनी जनरेट होगी, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, चलो ये हो गया आपका। इलीगल आर्म्स, ये भी मैंने आपको बना दी कि भाई आप ये काम करते हो। सो ये जो मनी आपके पास है ये लेजिटिमेट नहीं है, ये डर्टी मनी है, इसको कन्वर्ट करना लेजिटिमेट मनी में, उसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है जी। तो इतना समझ में आ गया। नंबर 2, वो कहते हैं जी फिर इसको प्रिवेंट कैसे करना है। देखो प्रिवेंशन के लिए हमारे पास एक एक्ट आता है 2002 में, जिसमें उस एक्ट के अंडर वी हैव प्रोवाइडेड द पावर टू द ईडी, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को हम पावर दे देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो लीगल फ्रेमवर्क जो है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें जो एप्लीकेबल हो जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, जैसे आरबीआई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज है, वो 2012 में इन्होंने कुछ चेंजेस भी मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस आए, उस चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट 2012, इसमें कुछ चेंजेस है। पहली चीज वो कहते जो सेक्शन 3 है ऑफ द एक्ट, मेयर पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज नाउ एन ऑफेंस। इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसका मतलब भी समझाता हूँ। यहाँ पे ये मतलब है, सपोज आपका नाम है एक्स, आप एक्स हो, मैं एक वाई हूँ, ठीक है। अब एक्स ने क्या किया कि जो डर्टी मनी है उसने वाई के अकाउंट में जमा करवा दी, डिपॉजिट करवा दी, ठीक है। तो अब एक्स को तो पकड़ना ही चाहिए था, क्योंकि वो तो होल्ड करके बैठा भी एक्स, ये जो डर्टी मनी है। वाई को भी पकड़ के लेके जाएंगे, ये थोड़ी सी मुझे गंदी बात लगी, मतलब कि जो, अब उसको क्या पता भाई ये डर्टी मनी कहाँ से आ रही है। हाँ ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा होएगी तो तभी पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत मतलब ये आपने डिपॉजिट करवाया कुछ 20,000 30,000 ऐसे में कुछ हो जाएगा। अब एक और अमेंडमेंट कर दी। पहले क्या होता था ना, एक लिमिट होती थी ₹30 लाख की, कि अगर किसी बंदे ने, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सपोज आपने एक्स, जो आप एक्स हो, ठीक है, और मैं वाई हूँ, आपने क्या किया, पैसे जमा करवा दिए। अब आपने करवाया, आपको ना लिमिट रखनी पड़ के आपने करवा दिया 35 लाख। तो 35 के लिए 5 लाख अगर करवाया, मतलब 30 लाख के ऊपर अगर आपने करवाया, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, तो वो इनिशिएशन हो जाती थी मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस की, ठीक है। लेकिन अभी सरकार ने फिर अमेंडमेंट करके क्या किया, कहते इसको निकालो भाई, अगर किसी ने 10,000 रुपीज़ भी लॉन्डर करने की कोशिश की, उसको पकड़ के लेकर जाओ। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। अब पेनल्टी क्या है, पेनल्टी भाई इम्प्रीजनमेंट एटलीस्ट 3 ईयर्स अप टू 7 ईयर्स, और फाइन, पहले फाइन पता कितना होता था, 5 लाख रुपीज़। अब बंदा यार मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 20 करोड़ की, उसको फाइन लगा देते थे 5 लाख अप टू 5 लाख। अभी इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, चाहे आप वो 20 करोड़ लगाएं चाहे कुछ भी करें, अभी उसकी कोई भी अपर लिमिट आपको देखने को नहीं मिलेगी। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 चीज़ें तो हमें पता लग गई। अब तीसरी चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है बैकग्राउंड में, जो हमें पता होनी चाहिए, वो वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। पहली चीज़ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी पहले इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट होता था, फिर उसके बाद क्या रख दिया गया, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इतना समझ में आया। फिर उसमें कौन से 2 लॉज है, एक तो फैमा मैंने अभी बताया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तीसरा और चौथा अभी बता के हटाऊं थोड़े टाइम पहले, तो आपने बताना है 3rd और 4th कमेंट सेक्शन में कौन से एक्ट हैं जिसके अंडर इसको पावर मिलती है ईडी को, जहां पे ये स्ट्राइक कर सकती है, ठीक है। तो ये तो होगी पहली न्यूज़ हमारी पीएमएलए के रिगार्डिंग और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के रिगार्डिंग। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो न्यूज़ है, ये सिर्फ एक, मतलब आप मान के चलो कि GS3 में 2 चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है पीएमएलए। पहली चीज़ तो GS3 में आपको काम देगी ये इकोनॉमिक्स में, नंबर 2 ये काम देती है इंटरनल सिक्योरिटी में, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का भी पार्ट है, और इसकी अमेंडमेंट्स वगैरह होती रहती है, तो ये GS2 में भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर कुछ नई अमेंडमेंट आई तो मे भी वहाँ पे भी क्वेश्चन घुमा के इसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। अभी ना BSNL तो डूब ही रहा था, ठीक है, तो BSNL को भाई लाइफलाइन दे दी है, सिर्फ इतना से ये सिर्फ हेडलाइन पढ़नी है हमने कि BSNL को एक लाइफलाइन दी है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी जो पब्लिक कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो नहीं करती या फिर नहीं कर रही। उन चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पे एक न्यूज़ यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए कि जो BSNL है उसको लाइफलाइन दे दी गई है, कि मतलब उसको एक पैकेज मिल रहा है 1.64 लाख करोड़ का, कि आप भाई अपना काम चलाओ, ठीक है, अगर आपसे चलता है, नहीं तो मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है अगले साल या फिर 1-2 साल में फिर इसको बेच बूझ देंगे कि भाई ले जाओ इसको, क्योंकि फिर वो काम नहीं कर रही, ठीक है जी। चलो
नेक्स्ट न्यूज आती है हमारे पास, ये भी GS3 से रिलेटेड और GS1 से रिलेटेड है। GS3 में इकोनॉमिक्स से और GS1 में सोसाइटी से रिलेटेड है, क्योंकि पॉपुलेशन वाला टॉपिक वहां पे भी आता है। यहाँ पे बस वही बात की गई है कि भी जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, मैं आपको बता दूं फर्टिलिटी होती क्या है, मतलब फर्टिलिटी होती क्या है ये तो आपको पता है। टोटल फर्टिलिटी रेट की मैं बात करता हूँ। टोटल फर्टिलिटी रेट ना एक हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट था कि अगर एक विमेन है तो एक विमेन ऑन एन एवरेज पहले 3-4 बच्चे वहां पे हो जाते थे, ठीक है, एवरेज की बात कर रहे हैं हम, 4.1 3.5 ऐसे करके एवरेज में। लेकिन हमारा टारगेट था कि हमने उसको क्या करना है, 2.1 करना है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अभी इतना समझ में आएगा ना आपको, कि भाई पहले जो फर्टिलिटी रेट थी वो ज्यादा थी, मतलब ज्यादा बच्चे होते थे, ज्यादा पॉपुलेशन थी। अभी हमें ये पता चला कि हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंडर कि हमने ना उसको 2.1 करना है, जो कि पहले 3.5 4.1 ऐसे कुछ था। तो अभी वो यहाँ पे मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट वाला जो आपका लेवल था ना 2.1 वाला और लेस, तो कहीं कहीं जो स्टेट्स हैं या फिर 31 स्टेट्स और यूटीज ने जो मिला के अगर हम बात करें तो अचीव कर लिया है भाई, ठीक है। तो पॉपुलेशन अभी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। कुछ के स्टेट्स है जहां पे ये नहीं अचीव हुआ, जो कि हैं यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहां पे नहीं हो रहा, ठीक है। तो मुझे ये लगता है, अगर मैं मेंस के बिहाफ पे आपके साथ साथ में बात करूं, यूपी बिहार में क्यों नहीं हो रहा उसका मैं आपको एक कारण बताता हूं, बड़ा बड़ा अच्छे वाला बढ़िया लेवल का। उसमें यूपी बिहार में इस वजह से नहीं हो रहा, नंबर 1 पॉइंट अगर है पॉवर्टी, और जितनी ज्यादा जो गरीब लोग हैं ना, पुअर लोग हैं, पॉवर्टी के अंदर हैं लोग, तो जितनी ज्यादा पॉवर्टी होएगी, आप इतना याद रखो, उनको लोगों को लगता है गरीब लोगों को कि भाई उतनी ज्यादा हेल्पिंग हैंड्स होंगे, जितने ज्यादा हेल्पिंग हैंड्स वो समझ लो आप फिर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना जी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब फिर लास्ट न्यूज पे चलते हैं। यहाँ पे ना मतलब आपने पहले भी देखा होगा कोविड के अंदर भी क्या हुआ था, कोविड के टाइम के अंदर कि हम क्या सोच रहे थे कि एक ना व्यू ऐसा हो, पैनोरामिक व्यू, तो चलो अभी इन्होंने बोल दिया कि पहले गूगल फेल हो गया था। गूगल को बोला था कि आप ना ऐसे करो कि क्या होता है वो वर्चुअल टूर करवाओ, ठीक है, जितने भी हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उसके वर्चुअल टूर होने चाहिए, और ऐसे टूर होने चाहिए जैसे लोगों को लगे कि भाई हम वहां पे ही बैठे हैं, ठीक है, वहां पे हमने विजिट करके आए हैं, हम वहां पे ही मतलब प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। अभी गूगल ने क्या किया, अभी गूगल ने दोबारा से बोला कि भाई मैं करता हूं इसको अचीव, लेकिन अब गूगल के करने से पहले वहां पे एक प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम क्या थी भाई, ध्यान से सुनना। ये प्रॉब्लम थी कि जियो स्पेशियल पॉलिसी, नेशनल जियो स्पेशियल जो पॉलिसी है 2021 की, नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2021 की, इस पॉलिसी ने, नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2021 में अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो लोकल कंपनीज है वहीं जो डेटा है वो कलेक्ट कर सकती है। तो गूगल ने अभी क्या किया, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसने 2 ऐसी चीज़ों को पकड़ा, कंपनीज को पकड़ा जो कि यहाँ पे काम कर रही थी। तो यहाँ पे जो 2 इंडियन फर्म्स काम कर रही थी, इसमें एक तो है हमारी मैपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, ठीक है, जिसका नाम है जेनेसिस इंटरनेशनल, और दूसरी है टेक महिंद्रा। तो ये दोनों ने क्या किया, जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा ने यहाँ पे इसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है जी, और इनको बोला कि आप डेटा कलेक्ट करो, मुझे दो, और मैं उसमें अपनी इंजीनियरिंग प्रॉपर तरीके से लगा के उसको आगे लेके जाऊंगा। अब यहाँ पे उन्होंने स्ट्रीट व्यू बनाने का प्रॉपर एक चीज कर ली है, पैनोरामिक व्यू मिलेगा लोगों को। सो इंडिया ने लॉन्च किया है ये जो चीज, ये फर्स्ट टाइम इन दी वर्ल्ड हो रही है, ठीक है, कि स्ट्रीट व्यू मिलेगा जो कि अलाउ करेगा यूजर्स को पैनोरामिक और स्ट्रीट लेवल 360 डिग्री व्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। अब इसमें रोल किसका आता है, एक ASI का रोल भी आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो पहले इन्होंने कोशिश की थी गूगल के साथ में, नहीं हो पाया था, लेकिन अभी देखते हैं कितना कामयाब होता है। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर दी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है ना ASI का, वो है मेंटेन करना आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को, और रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। इसको एस्टेब्लिश किया गया, अलेक्जेंडर कुनिंघम ने एस्टेब्लिश किया था 1861 में। ये रेगुलेट करता है सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज को, ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट, मतलब कोई एक्ट तो होगा ना भाई जिसके जरिए इसके पास पावर आ रही है। वो एक्ट का नाम क्या है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958, ठीक है, और ये फंक्शन करता है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और ये ऑल्सो रेगुलेट भी करता है किस चीज को, एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972 था, हाँ
1972, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है भाई, इसको भूलना नहीं है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मल्टीपल जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो आज हमने पढ़नी है वो कुछ इस तरह से है कि कल मैंने आपको बताया था ना कि गुजरात में क्या है, वैसे तो जो ये शराब वगैरह क्या होता है, ये अल्कोहल है, जो ये चीज़ है, ये प्रोडक्ट ना बैन है। तो ये प्रोडक्ट तो वैसे तो बैन है, वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, लेकिन भाई वहाँ पे फिर अब कल क्या हुआ कि किसी बंदे ने पानी में वो मेथनॉल मिलाया। वो तो पॉइजनस होती है, अब मिला के उसको 20 रुपीज़ का पाउच पर पाउच बेच रहे हैं। अब लोगों ने 20 रुपीज़ में तो बहुत सारे खरीद लिए, पी लिए। अब वहाँ पे 30-40 लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है, क्योंकि यार मेथनॉल तो पॉइजनस है। वो पता नहीं क्या बंदे ने क्या सोचा कि पानी में मिला दो और बन जाएगी, तो मतलब कुछ और भी डालना पड़ता होगा। तो यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट ने क्या मतलब गुजरात अभी क्या हुआ, लोग चले गए भाई। वो कहते प्रोहिबिट ही क्यों की है, बढ़िया वाली जो प्रोडक्ट है उसको आने दो ना, यहाँ पे आप प्रोहिबिट ही क्यों कर रहे हो कि आपकी जो प्रोहिबिशन है वो गलत है। मतलब लोग नहीं गलत है, जो जिन्होंने बनाया है वो तो चलो कहते गलत होंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपने प्रोहिबिट कर रखा है, ये बहुत गलत चीज़ लगी हमें। तो अभी गुजरात हाई कोर्ट के पास चले हैं भाई कि 5 पिटीशंस गई हैं, चैलेंज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1949 ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग प्राइवेसी को भी वायलेट कर रहा है, क्योंकि जब पी के कोई बंदा मर जाता है या फिर जो बना रहा है उसको भी पता लग रहा है कि भाई ये बना रहा है, तो प्राइवेसी को, और मे बी ये भी हो सकता है कि भाई हमारा राइट है, हम पिए ना पिए तुमने क्या लेना है, वो वाली चीज़, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका क्या डिसीजन आता है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और तो बस यही घूम घुमा के लिखा हुआ कि भाई ऐसे करना चाहिए था, पुलिस को ये कर दो वो कर दो। तो अभी तो देखते हैं, इसमें बहुत दिन लगेंगे, तो आपके सामने मैं आता ही रहूँगा और मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अभी ये जो दूसरा जो एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं। ये बात करता है फिस्कल फेडरलिज्म की किसके, इंडिया के, इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म की ये बात कर रहा है। देखो जब ना लास्ट स्पीच चल रही थी 1949 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, B.R. अम्बेडकर, तो उन्होंने उस टाइम पे ना थोड़ा सा जिक्र किया था इस चीज़ का कि जो फिस्कल फेडरलिज्म है ना वो सही रहना चाहिए। मतलब जो सरकार के पास में पावर्स है, सेंटर के पास में, स्टेट के पास में, वो इक्वल सी होनी चाहिए सेंटर और स्टेट के पास में, जहाँ से वो अपना फेडरल चीज़ों को ले पाए, मतलब फिस्कल चीज़ों को ले पाए, मतलब पैसे को ले पाए यार, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोली थी कि ये चीज़ हमने कम क्यों रखी हुई है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर इस वजह से थी क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी उस टाइम की उसको करेक्ट करना था। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो असिमेट्रिक फेडरलिज्म अगर हम यहाँ पे बात करें, पहले इतना नहीं था क्योंकि कुछ के टैक्सेस जो थे वो स्टेट के हाथ में थे और रेवेन्यू कलेक्शन हो जाती थी। लेकिन जब से कई लोग इसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं और कहीं गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, जो GST जब से आया तो मेनली जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी कहाँ पे रहेगी, वो सारी की सारी सेंटर के हाथ में चली गई। अब स्टेट ने तो यार वो वाली जो प्रोडक्ट है, मतलब जो चीज़ें थी उसके हाथ में, जो चीज़ थी अपना रेवेन्यू कलेक्शन की, टैक्स लगाने की, वो तो चली गई उसके हाथ से। अब ये चीज़ पता चली। अब होता क्या है कि भाई पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी, मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशंस है कुछ, वो भी पॉलिटिसाइज होके इन चीज़ों में काम कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं वो बात करेंगे। 2 पिलर्स पे काम करते हैं ये चीज़ें ना, एक तो प्लानिंग कमीशन पे, एक फाइनेंस कमीशन पे। लेकिन आपको पता है 2014 में आते ही हमने प्लानिंग कमीशन तो ख़त्म कर दी। अब एक और चीज़ कि जो फाइनेंस कमीशन है, पहले उसका रोल पता क्या होता था, सिर्फ इनकम टैक्स को देखना और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ को देखना, मतलब सिर्फ इतना ही होता था। 2 काम होते थे, इससे अलावा कोई काम नहीं फाइनेंस कमीशन का। लेकिन आज की डेट में उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया 2000 में, कि उसने डेवल्यूशन करनी है, कौन सा एक क्राइटेरिया बनाना है उसने, कौन सा टैक्स किसके पास जाएगा, कितना पैसा किसके पास जाएगा, सारा कुछ फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है। सो ये जो चीज़ें हैं वो आफ्टर 2014 एक मेजर लेवल की चेंज होगी, और जिसकी वजह से जो एड्रेस करना है हमने सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को स्टेट लेवल पे, वो नहीं हो पा रहा उतना ज़्यादा। वो कहते, अगर आपको ना एक अच्छी बात बताएं, कहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वहां पे भी थोड़ी ज़्यादा थी ये फिस्कल फेडरलिज्म एज कंपैरिजन टू नाउ, ठीक है। तो 26 जनवरी को जो 1950 को हमने अडॉप्ट किया, उस टाइम पे कम थी एज कंपैरिजन टू प्रोवाइडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, बढ़िया लेवल की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखना प्रॉपर तरीके से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हम
बात कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे 1950s में अगर वो कम थी तो आज की डेट में तो बिल्कुल ही आपके सामने ही है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या याद रखना है, होलोइंग आउट फिजिकल कैपेसिटी। देखो जो एबिलिटी है स्टेट्स की टू फाइनेंस करंट एक्सपेंडिचर, मतलब जो उनका खर्चा हो रहा है, उनकी एबिलिटी डिक्लाइन हो चुकी है फ्रॉम 69% टू कितना 38%। देखो कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, ये डेटा है वो जो आपके काम आएगा, ध्यान से सुनते रहो। अब यहाँ पे और चीज क्या पता चल रही है कि आपका जो खर्चा है वो तो बढ़ गया, मतलब आपका जो रेवेन्यू है सॉरी वो तो कम हो गया, लेकिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू डिक्रीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो स्टेट्स तो क्या है, स्टेट्स तो मतलब उतने रेवेन्यू नहीं आ रहे यार, स्टेट्स कर ही नहीं पा रही कुछ। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो कहते हैं कि फाइनेंस कमीशन ने पैसे देने इंक्रीज कर दिए, कहते स्टेट्स को 32% देते थे 42% कर दिए यार। फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, सेस और सरचार्ज बहुत ज्यादा इंप्लाई करती है, जिसका मतलब क्या है, सेस और सरचार्ज यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट्स के साथ में शेयर नहीं करना। और मैक्सिमम जो पैसा है पेट्रोल पे, डीजल पे, क्रूड पे जो पैसा है सेंटर को कहां से बन रहा है, इस वाली चीज से बन रहा है, तो ये भी एक कंसर्न है। सो यहाँ पे जो स्टेट्स है, और एक चीज, स्टेट्स का पैसा तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन जो मार्केट बोरोइंग्स है उसके लिए जो स्टेट है वो पहले 7% देता था, अभी वो 10% दे रहा है। ये भी एक मतलब क्या है, वो प्रॉब्लमेटिक चीज है। सो इस वजह से अगर हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ों को देखने की जो देखते हुए हमने एक जो चीज़ कंक्लूजन निकाला इस चीज़ का, कि जो इनइक्वालिटी इसी वजह से इंक्रीज हो रही है, डीप हो रही है और भी ज़्यादा। सो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में भी यही लिखा गया। उन्होंने लिखा कि जो रेशियो है ना प्राइवेट वेल्थ की टू नेशनल इनकम, वो इंक्रीज हुई फ्रॉम 290% टू 555%, और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब जो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो रिच को आप टैक्स कर रहे हो, वो बहुत ही पुअर रिकॉर्ड है हमारी कंट्री का एज कंपैरिजन टू ओईसीडी कंट्रीज। ओईसीडी कंट्रीज में जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 21% 34% है, लेकिन हमारी कंट्री में 17% है, जो कि लोएस्ट और पुअरेस्ट है, ठीक है। तो इन चीजों को देखते हुए फिस्कल फेडरलिज्म को स्ट्रांग करना चाहिए, ना कि वीक। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट करने से जो चीजें हैं वो इंप्रूव नहीं होंगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चीज की बात करें, चलो, और फ्यूचर फ्री ऑफ हेपेटाइटिस। देखो सबसे पहले तो हेपेटाइटिस के बारे में यही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो WHO है ना उसको देखना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए कि हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू दी पीपल इन नीड। हेपेटाइटिस केयर का मतलब क्या है, मतलब हेपेटाइटिस केयर का मतलब है अवेलेबल होना चाहिए सबको, अफोर्डेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। अगर ये चीज़ करोगे तभी जो हमारे टारगेट्स हैं कुछ वो अचीव हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। और टारगेट्स क्या है, जैसे एलिमिनेशन वुड ट्रांसलेट टू 90% रिडक्शन इन इंसिडेंस, 65% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी बाय 2030। तो ये सारे टारगेट्स जो हैं वो हम तभी अचीव कर पाएंगे। सो हेपेटाइटिस एक ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब एक होता है ना कि भाई इट्स टाइम टू एक्ट, यहाँ पे लिख दिया, क्यों लिखा है वो भी आपको मैं बता देता हूँ क्यों लिखा है। कि हेपेटाइटिस है जो वो ऐसा एक ओनली कम्युनिकेबल डिजीज है जहाँ पे जो मोर्टेलिटी है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है जो वो हमें देखने को मिल रहा है, शो हो रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, जो वायरल हेपेटाइटिस है वो प्रिवेंटेबल है, ठीक है। कैसे, दो हेपेटाइटिस है, जैसे कि हेपेटाइटिस है ए एंड ई, वो तो ठीक है, वो प्रिवेंट कर सकते हैं हम। लेकिन जो बी एंड सी है, मतलब ए एंड ई को कैसे आप प्रिवेंट करोगे, अच्छी सैनिटेशन हो, वाटर सेफ हो, ठीक है, और पर्सनल हाइजीन हो बंदे की, फूड गुड हो, वो सारी चीज़ों से। और जो बी और सी है उसको इम्यूनाइजेशन, मतलब कि वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी, तभी ये जो चीज़ है वो ठीक हो पाएगी। सो ये जो कुछ चीज़ें हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम एक इंटीग्रेटेड रीजनल एक्शन प्लान भी आया फॉर द वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है, 2022-26, जहाँ पे WHO ने उसको डेवलप किया है, जहाँ पे बोला कि भाई हम इन चीज़ों को इंप्रूव करेंगे। अब हमें हेपेटाइटिस के बारे में बैकग्राउंड पता होना चाहिए, जो कि स्टेट एग्जाम्स के लिए या फिर UPSC में मल्टी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस बी, सबसे पहली चीज़ इन्फेक्शन लीवर में, ठीक है। फिर उसके बाद में ये स्प्रेड कैसे होता है, थ्रू ब्लड, सीमेन और अदर बॉडी फ्लूइड्स। प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन।
फिर आगे अगर हम बात करते हैं और भी, व्हाट इज एडेनोवायरस एंड हाउ इज इट लीडिंग टू हेपेटाइटिस बी इन चिल्ड्रन। देखो एडेनोवायरस बड़ा ही कॉमन सा वायरस, जैसे कि कॉमन फ्लू वाला, सिम्टम्स वही रहेंगे, फीवर, सॉर थ्रॉट, ठीक है, निमोनिया, इस तरह की चीज़ें रहेंगी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक, डायरिया, ऐसी चीज़ें। जो एडेनोवायरस है वो 1% टू अनदर पर्सन, जैसे कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, इससे फैलता रहता है। तो ये जो एडेनोवायरस है फिर बाद में जाके हेपेटाइटिस का क्या लेता है, रूप धार लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो वो याद रखनी है। नेक्स्ट है जो वो एक डेटा है, डेटा के रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए, और ये जो डेटा है वो क्या है, रिलेटेड टू रूरल एरियाज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आफ्टर कोविड-19 एक सर्वे किया गया, और कोविड-19 जनवरी में सर्वे किया, और जनवरी में ये बताया कि रूरल वाले लोगों ने तो बोला कि ठीक है रिकवरी हो रही है हमारी, नहीं सॉरी, अर्बन वाले लोगों ने तो बोला कि रिकवरी हो रही है हमारी थोड़ी सी तेज से, लेकिन रूरल में जो रिकवरी है वो नहीं उतनी हो पा रही, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये सॉलिडली GS3 से रिलेटेड है, ठीक है। पूरी देखो ना, इकोनॉमी अगर अच्छी है कंट्री की, आपके सामने इकोनॉमिक, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस से पॉलिटिकल क्राइसिस बन गए, और मेजर क्राइसिस, मेजर लेवल के इधर उधर के सारे क्राइसिस बन गए। अब इन चीज़ों को देखते हो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि 1995 में ना क्या होता था, 31 रुपीज़ का $1 आ जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संभालते संभालते, ये वो करते करते, यहाँ पे देख रहे हो ना एक फोटो, आपको इमेज दिख रही होगी, तो ये जो चीज़ें करते करते अभी अगर हम बात करें 79.9 रुपीज़ ये जुलाई में 2022 में हो गया। 2013 में जब सरकार थी यूपीए की तो 68 या 70 रुपीज़ तक का जो डॉलर है जब वो पहुंच गया था, लेकिन अभी जो है वो 79.9 पर डॉलर जुलाई 2022 में हो चुका है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इनमें सारी कंडीशंस को हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा एक वन बाय वन, ठीक है, समझते हैं इसको। पहली चीज़ तो टेकिंग अ हिट, ठीक है, वो यही पूछ रहे हैं कि क्यों गिरता जा रहा है, और आपसे भी क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, आपके पास 5-6 पॉइंट, टेकिंग अ हिट। यार पहली चीज़ तो यही है कि हमारा सिर्फ जो इंडियन रुपी है वो नहीं गिर रहा, -7.5 हुआ है हमारा, लेकिन सबसे ज़्यादा जापानीज येन गिरा है -18.4, मतलब वो उतना ही ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ है उनका जापानीज येन अगेंस्ट दी डॉलर के, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। वीक इन दी सेंस कि उस लेवल पे वीक हो चुका है। फिर चाहे आप यूके पाउंड की बात कर लो, यूरो की बात कर लो, किसी भी चाइनीज सॉरी नॉट चाइनीज युआन की बात कर लो, वो भी सारी जो करेंसी है वीक हुई हैं। द रीज़न बिहाइंड इज इन्फ्लेशन है, ठीक है। रीज़न बिहाइंड इज रशिया यूक्रेन वॉर। रीज़न क्या है इसमें, रीज़न और अगर हम यहाँ पे ढूंढे तो कोविड-19 पेंडेमिक, टेकिंग अ हिट, तो सेवरल करेंसीज है, हमारा अकेला नहीं है। नंबर 2 परसिस्टेंट आउटफ्लोज। परसिस्टेंट आउटफ्लोज का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझो। अब सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे दिस इज यूएसए, ठीक है, और यहाँ पे ये है हमारा इंडिया। इसको ध्यान से समझना आर्टिकल को। यूएसए में क्या हो रहा है कि यूएसए में इन्फ्लेशन पहले चलो पहली कंडीशन से समझाता हूँ। पहली कंडीशन ये थी, कोविड के बाद में उन्होंने क्या करनी थी, ग्रोथ को इंक्रीज करना था, ठीक है, ग्रोथ को इंक्रीज करना था। अब जो फेडरल बैंक है यूएसए का, फेड बैंक जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो पॉलिसी रेट्स है, मतलब जो रेपो रेट्स हैं, उसको क्या कर दिया, यहाँ पे डिक्रीज कर दिया कि कम दाम पे जो लोग हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे जो लोग हैं वो पैसे यहाँ से खरीद पाए। अब यूएसए के लोगों ने क्या किया, कम इंटरेस्ट रेट पे, लेस इंटरेस्ट रेट पे, लेस आईआर पे क्या करने लगे, पैसे लेने लगे, और लेस आईआर पे पैसे यूएसए से लेकर इंडिया में पैसे हैं जो वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। क्यों, इंडिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है, पैसे ज़्यादा बढ़ेंगे। अब होता क्या है, सेकंड कंडीशन, इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हो गई। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होने से जो फेडरल बैंक था यूएसए का, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो पॉलिसी रेट्स है, लाइक रेपो रेट, ये वो जितनी भी रेट्स हैं, पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज कर दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी। अब जो पैसे सस्ते में मिल रहे थे यूएसए में, वो महंगे में मिलेंगे, मोर इंटरेस्ट रेट, तो लोगों ने पैसे लेने पहले तो बंद कर दिया। तो जो इनफ्लो हो रहा था हमारी कंट्री में पहले, तो वो रुक गया, पहली चीज। नंबर 2, अब यहाँ पे आप खुद सोच के देखो कि जो यूएसए का बंदा है, वहां पे पहले उसको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा था पैसों पे, जो जिनके पास पैसे पड़े थे, जो कि इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे थे। ये तो चलो लेकर इन्वेस्ट कर रहे थे, जिनके पास ऑलरेडी पैसे पड़े थे, जो कि इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो उन्होंने क्या सोचा, इंडिया से पैसे निकालो और अपनी कंट्री में लेके जाना स्टार्ट करो, क्योंकि वहां पे भी इंटरेस्ट रेट अब क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, परसिस्टेंट आउटफ्लोज होने स्टार्ट हो गए भाई, ठीक है। तो आउटफ्लोज अगर यहाँ पे होने स्टार्ट होंगे, तो ऐसा तो है नहीं रुपीज लेके जाएंगे आपके, डॉलर्स जो वो लेकर आए थे वही वापस लेके जाएंगे। अब सपोज परसिस्टेंट आउटफ्लोज होने स्टार्ट हो गए, अब ध्यान से समझना, जो डॉलर है उसकी डिमांड तो क्या रहेगी, कुछ न्यूट्रल,
ठीक है, कांस्टेंट हम मान के चलते हैं, लेकिन जो सप्लाई थी इसी वजह से क्या होनी स्टार्ट होगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी। डिमांड न्यूट्रल कांस्टेंट सप्लाई डिक्रीज, जिसकी वजह से जो डॉलर है वो क्या करना स्टार्ट हो गया, एप्रिशिएट होना स्टार्ट हो गया। और डॉलर एप्रिशिएट क्योंकि यार जिस चीज़ की सप्लाई कम है, जिसकी डिमांड न्यूट्रल मतलब इंक्रीज हो जाएगी डिमांड और सप्लाई कम है, और फिर ये तो यही कंडीशन लेकर आएगा। नंबर 3, वाइडनिंग गैप। वाइडनिंग गैप का मतलब है कि जो चीज़ें हैं वो कॉस्टली हो रही हैं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुई ना जब से, और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमें यही चीज़ देखने को मिली कि रशिया यूक्रेन वॉर ने एक चीज़ यहाँ पे दिखाया कि गैप इंक्रीज हो रहा है। किस चीज़ में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्रूड इतना महंगा हो गया और चीज़ इतनी महंगा हो गई, जिससे जो बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं उसके लिए हमें पैसे तो देने पड़ेंगे ना यार। और पैसा ऐसे तो है नहीं आप रुपीज़ में दे दोगे, आपको डॉलर पे करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो रहे हैं, आउटफ्लोज हो रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट। नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 में डेटोरिएटिंग CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट है जो वो डेटोरिएट हो रहा है। उसका रीज़न क्या है, जो डिटीरियोरेशन यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट की हो रही है। देखो करंट अकाउंट में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ज़्यादातर बात करते हैं, एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की हम ज़्यादातर बात करते हैं, किसमें, करंट अकाउंट डेफिसिट में। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट में वी टॉक अबाउट डिटीरियोरेशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, और करंट अकाउंट डेफिसिट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। अब इंपोर्ट महंगा हो चुका है, मतलब आपको डॉलर देने पड़ेंगे, और जो एक्सपोर्ट है वो आपका उतना दूसरी कंट्रीज को जा नहीं रहा। ऑल्दो कि इस कंडीशन में एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए थे, वो भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन उतना जा नहीं रहा क्योंकि आपकी जो कंट्री है वो कौन सी है, इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, ना कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। तो ये भी हमारे लिए यार चीज़ ऐसी होगी कि जिसकी वजह से डॉलर ज़्यादा जाएंगे और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, मतलब डॉलर हमारे पास कम आ रहे हैं, जा ज़्यादा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वही सेम डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। म्यूटेड एक्सपोर्ट्स, म्यूटेड एक्सपोर्ट में एक चीज़ देखते हैं। सपोज $1 की कीमत है 60 रुपीज़, ठीक है जी, और अभी $1 की कीमत होगी 80 रुपीज़। अब दोनों कंडीशंस में वैसे तो यही है कि ये वाली कंडीशन हमारे लिए अच्छी है, लेकिन ये कंडीशन अच्छी होती है एक्सपोर्ट के लिए। वो कैसे, ध्यान से देखना, एक्सपोर्ट के लिए कैसे अच्छी होगी। कोई प्रोडक्ट है 4800 रुपीज़ का, कोई प्रोडक्ट है कितने का, 4800 रुपीज़ का, ठीक है जी। अगर कोई बाहर वाला बंदा है, मतलब कोई USA का बंदा है, इसको बाय करना चाहता है, तो अगर USA का बंदा इसको बाय करना चाहता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 6 8 48 $80 पे करने पड़ेंगे, मतलब उसके लिए चीज़ महंगी है। लेकिन जब $1 80 का, तो उसको 8 6 48 मतलब $60 ही पे करने पड़ेंगे। इसमें एक्सपोर्ट बढ़ता है, लेकिन हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट है अभी वो उतना नहीं बढ़ पाया। जस्ट 3% का राइज देखने को मिला, वो भी बिकॉज ऑफ द प्राइसेस। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है, यहाँ पे बढ़ना चाहिए था एक्सपोर्ट, जहां ताकि डॉलर्स आते और हम अपना इंपोर्ट अच्छे वे से कर पाते, लेकिन उतना एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, बिकॉज वी आर इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री लाइक चाइना, राइट। नंबर 6, राइजिंग इंपोर्ट बिल। सेम वही कि भाई जो क्रूड है वो इंक्रीज हो गया, कोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, फर्टिलाइजर, गोल्ड, सब चीज़ों का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो इंपोर्ट का बिल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और इंपोर्ट को कवर कैसे करेंगे, अगर देखो ना, डॉलर अगर तो आते रहते फिर तो ठीक था, डॉलर आ नहीं रहे उतने, तो हमें पैसा तो देना पड़ेगा। वो कहाँ से दे रहे हो आप, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नथिंग बट सेविंग्स, जो कि RBI करके रखता है उस टाइम के लिए जब उसको पैसे की जरूरत है। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको आज सबसे पहले प्रीलिम्स का यही क्वेश्चन पूछा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कोई ऐसा पॉइंट नहीं पल्ला पड़ा, नहीं समझ में आया, प्लीज आस्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट चीज की बात करें। आप लीडर इज दी 20th MP टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम राज्यसभा। इसका इंपैक्ट मैंने कल आपको बताया था कि आप एक बार सस्पेंड होके बाहर जाके बैठ जाते हो, भाई उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे हो रहा है, पूरे लोगों पे हो रहा है। क्यों, जब आप बाहर जाके बैठ गए, ना कोई डिस्कस, यार आप GST के खिलाफ बोल रहे हो कि आपने GST इंक्रीज कर दिया, कुछ बोलने का ढंग भी है ना। आप पेपर उड़ा रहे हो, वहां पे जाके आप लड़ाइयां कर रहे हो, यार वो तो चीज गलत है ना। तो देखो, रूलिंग पार्टी भी गलत कर रही, ऑपोजिशन भी गलत कर रही, तो जो नुकसान है अंत में क्या होगा, 3-4 दिन में कुछ 20-25 बिल्स पास कर दिए जाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, फिर उस पर हम स्ट्राइक करते रहेंगे। तो ये तो यार प्रॉब्लम हमारे लिए खुद हम बना रहे हैं। और आप मैं पता क्यों बोल रहा हूँ कि हम अपने लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमने तो आपको चुन के भेजा ना आगे, आपने इस तरह के काम करने हैं, आप नहीं काम कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं आईसीएमआर के बारे में। आईसीएमआर ने क्या किया, बिड्स हैं जो वो बोला कि भाई जो डेवलप करेगा वैक्सीन फॉर द मंकी पॉक्स वायरस। अभी आईसीएमआर होता क्या, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थोड़ी सी। देखो पहली चीज, जो आईसीएमआर है वो एक एपेक्स बॉडी है जो कि इंडिया की फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन करती है किस चीज की, बायोमेडिकल रिसर्च की, ठीक है ना। और इसका मैंडेट क्या है, कंडक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, इंप्लीमेंट करना मेडिकल रिसर्च को। फंड कौन करते हैं इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके अंडर रहेगी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो ये चीज है जो वो आपने याद रखनी है। ओपेक लोन्स फ्रॉम चाइना हर्ट श्रीलंका, ये भाई हमने पहले भी बताया था, श्रीलंका को भी समझाया था, ठीक है। सारी की सारी कंट्री ने मिलकर समझाया था, जितने भी एनालिसिस होते हैं उन्होंने समझाया था, और जितने भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं उन्होंने भी समझाया कि भाई श्रीलंका रुक जा, इतने लोन्स मत ले चाइना से, प्रॉब्लम में आएगा। लेकिन समझा नहीं, अभी आप हाल देखो उनका, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ हमने पढ़नी है वो है फार्मा टी कॉफी एक्सपोर्ट्स अफेक्टेड बाय वॉर सेज ये पीयूष गोयल। अब ये बोल रहे हैं कि जो वॉर है उसकी वजह से फार्मा सेक्टर, टी सेक्टर, हमारा कॉफी एक्सपोर्ट्स है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो क्या हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं। मैंने इसको क्या किया है वो अंडरलाइन बोल रहा हूँ, इसको हाईलाइट किया है, वो इस वजह से किया है। उसका रीजन एक ही है कि आप समझो कि एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट हमारे लिए तो भाई ये वाली चीजें तो फिर भी लोग सह लेंगे कि टी नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं यार, लेकिन जो क्रूड है वो तो हम मंगवाते रहेंगे। इंपोर्ट आ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो ये इस वजह से मैंने किया था। फिर आगे ये भी मैंने ऊपर वाले आर्टिकल को देखते हुए किया था। फेड कहता कि यूएस इन्फ्लेशन हो रही है और मैं रेट्स है जो वो और भी रेज करूंगा। रेट्स कौन सी, पॉलिसी रेट्स। अगर और रेज करेंगे तो और जो पैसा है वो आउटफ्लो होएगा इंडिया से, उसका इंपैक्ट क्या होगा, बैड फॉर द इंडियन रुपीस, ठीक है। तो ये चीज़ों को सारा रिलेट करके ही आपने वो उस चीज़ को ध्यान रखना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आपके पास न्यूज़पेपर उसकी कटिंग ले लो, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आपकी याद रहे, लेकिन साथ में डिटेल्स लिख लेना जो मैंने आपको बोल के समझाई हैं सारी। सो आज के लिए तो राजी इतना ही है, ठीक है। कल मिलेंगे, और टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स, रिवाइजन इज मस्ट, रिविजन करो, रिवाइज योर नोट्स, और कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।